वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निधि। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ डीएनए। आज हम बात करने जा रहे हैं वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल बनाया था, जिसे कहते हैं 3D मॉडल या बीडीएनए मॉडल। इरविन चेरगैफ, रोजालिंड फ्रैंकलिन व मॉरिस विल्किंस के द्वारा जितने भी थ्योरीज देखी गईं, उन सभी के आधार पर वाटसन, जिनका पूरा नाम है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, एवं विल्किंस ने मिलकर 1953 में डीएनए अणु की संरचना का 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल से कहते हैं 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल या बीडीएनए मॉडल लॉन्च किया। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वाटसन और क्रिक ने इस डीएनए की कुछ स्पेशलिटीज बताई थी, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये कैसा मॉडल है, 3D मॉडल, बीडीएनए मॉडल। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल बनाया था वो बीडीएनए है। वाटसन और क्रिक ने फर्स्ट पॉइंट बताया कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए की जो सिंगल यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। जब सिंगल यूनिट कई सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि जो एक यूनिट है उससे कुछ भी नहीं हो सकता, तो कई सारी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती हैं। ये एक अपने एक्सिस पर घूमती रहती हैं। ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पर घूमती रहती हैं। इस प्रकार डीएनए में जो होती हैं वो डबल चेन्ड हैं, 2 चेन है। एक ये वाली चेन जिसे सीढ़ी के 2 डंडे भी कहे जाते हैं, और दूसरी ये चेन, इसको 3 डैश कहेंगे, इसको 5 डैश कहते हैं। डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वाटसन और क्रिक ने बताया। डबल हेलिकल या हेलिक्स, क्योंकि अपने एक्सिस पर घूमता रहते हैं और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन घूमती हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि दोनों चेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर चेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी चेन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी या ऐड होगी। तो दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, प्रति समानांतर जिसे कहते हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। इन चेन के सेंटर में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सुगर फॉस्फेट की बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूलर डीएनए में मैंने आपको बताया था S and P। S and P मिलकर ये सीढ़ी के डंडे बनाते हैं, यानी एक चेन जो बन रही है किनारे की, वो चेन बन रही है सुगर फॉस्फेट। इनका जो डायरेक्शन होगा वो 5 डैश 3 डैश होगा। ये वाली चेन 5 डैश 3 डैश और ये वाली चेन 5 डैश 3 डैश, इसलिए क्योंकि सुगर, ये कौन सी सुगर है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स
5 कार्बन, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पर भी एक लगा होता है। तो जो फास्फोरस है वो 3 नंबर पर और ऊपर से 5 नंबर पर ऐड होता है। मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा। इसलिए ये चेन 5-3' ही कहलाती है। फास्फोरस 5 नंबर पे और 3 नंबर पे ऐड होता है। तो वाटसन क्रिक ने यह भी बताया कि इनका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किधर होगी, 5-3'। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक चेन में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि सिंपल है कि मैनी न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर। फोर्थ कमेंट्स उन्होंने बताया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर, फॉस्फेट, प्लस बेस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। बेस में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये ऐड होते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बना रही हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। नेक्स्ट कमेंट उन्होंने बताया कि एक चेन में सभी न्यूक्लियोटाइड के शुगर मॉलिक्यूल फॉस्फेट अणुओं के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है और जो बेस हैं वो यहाँ से जुड़े रहेंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको, प्यूरिन और पिरामिडिन रहेंगे ये डबल चेन, तो इधर सिंगल चेन होगी अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट कमेंट जो उन्होंने बताया है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों चेन के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े होते हैं। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़े नहीं होंगे तो ये बॉन्डिंग नहीं बनेगी और इसकी स्टेबिलिटी भी नहीं बनी रहेगी। चेन दोनों अपने आप में क्या होंगी, टूट जाएंगी और अलग हो जाएंगी। तो ए और टी के बीच में भी एक बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़े रहता है। ये एक वीक बॉन्ड है जो आसानी से टूट भी जाता है। नेक्स्ट कमेंट है कि चेन में न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन व पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है। जैसा कि क्षार का आपने भी बताया था, प्यूरिन और पिरामिडिन जो होंगे वो क्षार क्या होंगे, बराबर होंगे। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, अगर इधर G है, डबल चेन है, तो इधर क्या होगा, सिंगल चेन, और ये आपस में जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी दोनों चेन में प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में क्या होंगे, इनकी मात्राएं बराबर रहेंगी। ये भी क्या है, नेचुरल है। चारगाफ ने जो रूल दिया था, T बराबर A, G बराबर C, बराबर मात्रा में दोनों तरफ रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट, एडेनिन व थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि T और A के मध्य डबल बॉन्ड और G एंड C के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनसे ये जुड़े रहेंगे। डीएनए की दोनों चेन के मध्य की जो दूरी उन्होंने बताई वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 20 एंगस्ट्रॉम। तो हाफ कितनी होगी, 10 एंगस्ट्रॉम। दोनों चेन के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम और हाफ है 10 एंगस्ट्रॉम। फिर इन्होंने बताया नेक्स्ट कमेंट कि जो
आपके ये जो चेन है ये क्वाइल्ड होती हैं और मूवमेंट्स करती रहती हैं। तो ये जो क्वाइलिंग होगी वो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। ये सिर्फ बी डीएनए की ही खासियत है। बी डीएनए में ये जो क्वाइलिंग होगी वो 10 न्यूक्लियोटाइड पर होगी। इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम होगी। तो जब 10 की 34 है तो एक की कितनी होगी? 3.4। 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने बताया वाटसन एंड क्रिक ने, वो था कि इसमें जो क्वाइलिंग होती है उसमें भी दो प्रकार की क्वाइलिंग होती है। एक क्वाइलिंग आप देख रहे हैं ये, और दूसरी क्वाइलिंग ये। इसको कहेंगे माइनर और इस ग्रुप को कहेंगे मेजर, जहाँ पे ज्यादा गड्ढा दिख रहा है आपको, और ये छोटे छोटे हैं तो ये माइनर ग्रुव, ये मेजर ग्रुव। वो माइनर और मेजर ग्रुव के मध्य की जो दूरी उन्होंने बताई, इसकी बताई 1.2 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर बताई 0.5 एंगस्ट्रॉम। चेन में डीएनए मॉलिक्यूल की पूरी लंबाई में मेजर ग्रुव एंड माइनर ग्रुव भी होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि ये सांप के जैसे या सीढ़ी के जैसे आपस में ऐंठे रहते हैं, जिसमें सुगर फॉस्फेट बॉन्ड बना रहता है। जो चेन में है इसमें सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, और मध्य में क्या होगा? जो बेस के मध्य में जो बॉन्डिंग है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टी और ए के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल, जी एंड सी के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रिपल होती है। इस प्रकार डीएनए में जो सुगर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं वो बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये डीएनए कभी भी अपने आप में स्टेबल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा। सो वाटसन और क्रिक ने जो भी मॉडल बी डीएनए या 3D मॉडल बनाया उसका प्रूफ भी लिया गया। तो उसके एविडेंस भी देखे गए कि क्या क्या एविडेंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि ये रियली बी डीएनए है और बी डीएनए का ही 3D मॉडल हमारी बॉडी में इस तरह से या सेल्स में पाया जाता है। MHF विल्किंस तथा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने 1951 व 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा पता किया कि डीएनए में 2 चेन ही होती हैं, जो कि प्रूफ करती हैं वाटसन और क्रिक के मॉडल को। इसमें एक चेन के नाइट्रोजनी बेस उसकी क्वाइलिंग के जो बेस होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे टी व सी के सामने ए व टी के सामने सी व जी ही होगा। ये दूसरे दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ेंगे। तो ये भी वाटसन और क्रिक के डीएनए को प्रूफ करता है, एविडेंस बताता है। दूसरा जो एविडेंस देखा गया था, रोजा फ्रैंकलिन ने देखा कि डीएनए में जो आपके बेस होते हैं तो बेस में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के मध्य की जो दूरी पाई गई थी वो 3.4 पाई गई। 3.4 ये भी बी डीएनए के एविडेंस को प्रूफ करता है। इनके जो बाई हेलिकल क्वाइल्ड हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम के ही मिले। ये भी एविडेंस वाटसन और क्रिक के मॉडल को प्रूफ कर रहा है कि ये सही है, जिसके मध्य में 10 न्यूक्लियोटाइड ही होंगे। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। इस तरह से वाटसन और क्रिक के मॉडल को रोजा फ्रैंकलिन तथा MHF विल्किंस ने प्रूफ करा कि ये सही मॉडल है और इसे प्रमाणित होना चाहिए। इस तरह से वाटसन और क्रिक का बी डीएनए मॉडल बना और प्रमाणित भी हुआ। उसके बाद उसके एविडेंस भी प्रूफ हो गए कि ये राइट है। इस चीज़ को और अगर हम डीपली देखें
तो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस के लिए। तो फर्स्ट है, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, शुगर फॉस्फेट के मध्य जो बॉन्डिंग बन रही है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जिसके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम ही हो सकती है। या इसको हम कहते हैं 2 नैनोमीटर। इस प्रकार इनके स्पेस में केवल एक प्यूरिन व एक पिरामिडिन ही आ सकते हैं। अगर इन्होंने बताया होता कि यहाँ पर भी डबल चेन और यहाँ पर भी डबल चेन, यानी प्यूरिन और प्यूरिन, यहाँ पे बताया था पिरामिडिन, यहाँ पर भी पिरामिडिन, तो आप बताइए ये नेचुरली कैसे बैलेंस होता। कहीं भी सीढ़ी फूल गई है, कहीं मोटी हो गई है, कहीं पर 3 बेस पेयर यानी 20 न्यूक्लियोटाइड हो गए, 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, कहीं पे 10 रह गया। तो क्या ये नेचुरल होता? ये टेढ़ा मेढ़ा डीएनए होता और ये बैलेंस भी नहीं रहता, क्योंकि 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य 2 प्यूरिन नहीं आ सकते। इनके बीच की डिस्टेंस 20 से ज़्यादा हो जाएगी और डीएनए ने अपने आप को स्टेबल कर रखा है 20 एंगस्ट्रॉम के लिए। वो निश्चित है कि इसके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी। इसलिए जो इसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है कि SP के मध्य की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होगी। या अगर हम मान लेते हैं डबल चेन प्यूरिन और पिरामिडिन के मध्य की दूरी भी 20 एंगस्ट्रॉम ही हो सकती है। अगर इसमें प्यूरिन ही रख देंगे तो ये नेचुरली बैलेंस भी नहीं होगा और इसकी डिस्टेंस 20 से ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट्स क्या था? सेकेंड पॉइंट था कि इनके जो बेस होते हैं, बेस के बीच में जो एक्सचेंजिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो सीधी सी बात है, प्यूरिन पिरामिडिन दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके बॉन्डिंग बनाते होंगे। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए में नाइट्रोजनी बेस एक स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बनाते हैं, जिसके आधार पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का अनुक्रम ज्ञात होता है और ज्ञात होने पर ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के कैसे प्रति समानांतर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मान लीजिए आपके पास डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक क्रम आपके पास है C, G, A, T, G, C, A, T। ये एक क्रम आपको पता चल गया। अब कैसे पता चलेगा? इसके सामने वाला जो आपका एंटी पैरेलल है वो उसके सामने क्या होगा, मिला लीजिए। जैसे C के सामने क्या होगा? G, G के सामने C, A के सामने T, T, A, C, G, T, T और T के सामने A। इस तरह से प्रूफ हो गया कि ये एंटी पैरेलल चेन है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है जो आप लगा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई चेन दे रखी है और पूछा गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही मिलाना होगा कि नेचुरली आपको इस चीज पे फोकस करना है कि C और G ही आपस में मिलेंगे, A और T ही आपस में मिलेंगे, कभी भी G A से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्सचेंजिंग ही नहीं होगी। केमिकली भी आप ये जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा।
और इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर ये नेचर में होता रहता है, तभी वो बैलेंसिंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि जी हमेशा हमेशा सी से ही ऐड होगा और टी ए से। ओके।